पे हम बात करेंगे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ईरान की जंगी हिकमत अमली, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमने जिस तरह इस जंग में इस्तेमाल होते देखा, यकीनन दुनिया के लिए एक हैरानकुन तजर्बा था। आपके ख्याल में ईरान ने जंग के तवाजुन को किस तरह बदल दिया है? जी बहुत शुक्रिया मिस आयशा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ईरान के लिए तवाज़ुन नहीं, ईरान ने सिर्फ सस्टेन करना है। ईरान की स्ट्रैटेजी जो है वो डे वन से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसने जीतनी नहीं है जंग, उसने सिर्फ हारना नहीं है, अपनी रिजिलियंस दिखानी है और अपने जो वेपन्स हैं उनको इंटैक्ट रखना है, ताकि एक कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली अमरीका, इसराइल और ऑब्वियसली जो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं इस वॉर फाइटिंग की जो एफर्ट जनरेशन है उसको वो टारगेट कर सके। और ऑब्वियसली दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि अमेरिका के पास टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी कम होते जा रहे हैं और ईरान के पास टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होते जा रहे हैं। बहुत जगह हम्म। जब मैसिव अब डिस्ट्रक्शन कॉज करनी शुरू कर दी है। अब जंग की जो कीमत है, जो ईरान की एक और बड़ी कामयाब स्ट्रैटेजी है कि उसने अमेरिका के लिए और इसराइल के जंग की जो कीमत है वो बहुत बढ़ा दी। तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरान अगर सस्टेन करता रहता है तो एक एलिमेंट ऑफ प्रेशर जो है वो अमेरिका पर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खास तौर पे अगर आप ऐड कर लें, जो प्रेशर है, जो ऑयल की कीमतें जा रही हैं, अमरीकी सदर की कोई ज्यादा कन्विंसिंग हो नहीं रही बात लोगों के लिए। इंटरनेशनल प्लेयर जितने हैं उन्होंने मदद कर ली है डायरेक्टली आने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये वॉर फाइटिंग का कोई ना कोई कॉज पहले थी और शायद अभी भी कोई एंड रिजल्ट नहीं है जिसकी वजह से ये इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जहन में। हम्म। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, जो ईरान की जानिब से इस जंग में ड्रोन वॉरफेयर की गई, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम नई जंगों की एक हकीकत बनकर ये सामने आया है? जिस तरह ड्रोन एग्जैक्ट निशाने पर जाकर लगे, और बल्कि कुछ ड्रोन जो इराक में अमरीकी अड्डे पर लगे, उस हवाले से ये भी कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई पहले नहीं देखी गई। अभी जो ईरान ड्रोन या मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है वो अपना लेटेस्ट आर्सनल में से वो लॉन्च कर रहा है और इस वजह से आप देखें कि उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। और शुरू में उसने कुछ रूडिमेंट्री भी फायर किए, कुछ मिक्स बैक करके किए, लेकिन शायद मिसलीड किया इसने इसराइल को ये समझने पर कि ईरान की या तो कैपेसिटी इतनी इनएक्यूरेट है या उसके पास स्टॉक पाइल इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने लेटेस्ट फायर करनी है, सिजील जो फायर करना शुरू किया है और जो उन्होंने खैबर शिकन फायर किया, वो बहुत एडवांस्ड है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। उनको वो तो वेस्ट ऑलमोस्ट उसको डांसिंग मिसाइल्स कहता है। वो डांसिंग मिसाइल इसलिए कहता है कि वो जब लॉन्च होते हैं तो आवाज की रफ्तार से तकरीबन 10 से 15 गुना ज्यादा स्पीड पर उड़ते हैं, जिसका मतलब है तकरीबन 16 से 17 हजार किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। हार्डली हम्म। कोई 4.5 से 5 मिनट का ट्रेवल टाइम है सिर्फ जब वो लॉन्च होता है और इसराइल को हिट करता है। इसराइल जितनी भी अलर्ट अभी तक है, इसी वजह से आपने देखा है कि 4.5 5 मिनट के अंदर जब इजरायली एयर डिफेंस मैकेनिज्म को हाईएस्ट अलर्ट पे जाना पड़ता है इनकमिंग रेड के लिए, तो एक और डायलेमा ये क्रिएट होता है कि वो ऑलमोस्ट पूरी एयर स्पेस को सैचुरेट कर देता है ईरान, इतने ज्यादा फायर करता है। उसके अंदर मिक्स होते हैं उनके पुराने ऑब्सलीट भी हैं, लेस एक्यूरेट भी हैं, इकोनॉमिकल ड्रोन भी हैं और जो स्टेट ऑफ द आर्ट जैसे मैंने कहा मोस्ट लीथल भी हैं। तो इसराइल का ये डिलेमा हो जाता है जिसको हम रिएक्शन डिलेमा कहते हैं कि किस मिसाइल को वो इंटरसेप्ट करें और कौन सा वाला हम्म। ओरिजिनल है, सबसे ज्यादा थ्रेट किसकी है। ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान ने इसके अंदर डिकॉयज भी इंडक्ट करने शुरू कर दिया। डिकॉय समझे डमी मिसाइल होता है हम्म। जो एक्चुअल वॉर हेड नहीं कैरी करता, वो सिर्फ एक सिग्नल देता है जिसकी वजह से आपको बहुत महंगा वेपन उस पर फायर करते हैं जबकि एक्चुअल वो मिसाइल होता ही नहीं है। तो ये इस हम्म। तरीके से ईरान ने जंग दिन ब दिन महंगी करता जा रहा है, ईरान इसराइल के लिए भी और अमेरिका के जहां जहां इंटरेस्ट है इसके लिए भी। तो इसको वाकई आप सही कह रही हैं कि ये न्यू फॉर्म ऑफ हम्म। वॉरफेयर है जिसपे फाइटर जहाजों पर डिपेंडेंसी कम हो रही है ग्रेजुअली, और जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स हैं या इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनकी उन्होंने बहुत ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर ली है डिस्ट्रक्शन के पॉइंट से। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, हालांकि ईरान शुरू से ये कहता रहा है कि उसे जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अमेरिका और इसराइल बजिद रहे कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है। अब इस जंग में दोनों साइड्स को अपनी दिफाई सलाहियत का अंदाजा हो गया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस जंग का नतीजा ईरान के बाज़ाब्ता जौहरी रियासत बनने की सूरत में निकलेगा? देखिए, इस वक्त मॉरल तो बहुत ज्यादा लो ग्राउंड हुआ है ना अमेरिका ये कहने पर कि हमने पहले उन्होंने जौहरी प्लांट और न्यूक्लियर एनरिचमेंट और इनकी बातें की थी। लेकिन एक चीज जो हम आपके व्यूअर्स को जरूर हमें मिलकर बतानी चाहिए वो ये है कि 1953 में एक लेजिटिमेट हुकूमत थी मुसद्दिक साहब की, मोहम्मद मुसद्दिक की, जो प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के। एक डेमोक्रेटिक मुल्क था ये उस वक्त। इन्होंने, अमेरिका ने शाह ऑफ ईरान को इम्पोज कर दिया, उनको हटाया, उनको इम्पोज कर दिया और शाह ईरान ने आते ही अपने ऑयल की 40% जो प्रोडक्शन थी वो अमरीकियों के वाले कर दी। तो एक इंटरेस्ट था उनका। तकरीबन 26 साल तक शाह ईरान हुकूमत में रहे। लेकिन जो बहुत सारे कम लोग जानते हैं वो ये कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर रिएक्टर
प्लस इनरिच्ड यूरेनियम ईरान को किसी और मुल्क ने नहीं दिया था, अमेरिका ने खुद दिया था शाह फरहान के जमाने में। यानी ये जो प्लांट और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट शाह फरहान के जमाने में अमेरिका ने खुद कराया था। फिर शाह फरहान चले गए जब, तो जाहिर है सैंक्शंस लग गई। फिर ईरान ने कोरिया और दूसरे मुल्कों की तरफ हम्म। रुख किया ये टेक्नोलॉजी को एनहांसमेंट करने के लिए। कि दूसरे लफ्जों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पौधा अमेरिका का अपना लगाया हुआ है। उस वक्त ये लेजिटिमेट था सारे का सारा, उस वक्त ये लगता था कि उनको लीगल लगता है, उस वक्त ये समझते थे कि ये डिप्लोमेसी की वो है कि हम शाह फरहान को इंसेंटिव दे रहे हैं अपने तरफ करने के लिए। ऑयल 40% अमरीकी कंपनियां हैंडल करना शुरू कर दिया था। तो अब जाहिर है एक परसीव करके जब बाहर निकलेंगे तो आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया डिफरेंट होगी। बिकॉज ईरान बड़ी सख्त शराइत रख रहा है, वो कह रहा है जी मुझे गारंटी चाहिए कि कल को फिर अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि जून में जब हमला करने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि हमने अपना काम कर दिया है और इसके न्यूक्लियर प्लांट को कई दिहाइयां पीछे धकेल दिया है। तो दिहाइयां तो छोड़े, हम्म। वो 6 महीने बाद फोर्सेज लेके दोबारा चढ़ दौड़े। तो दिस ये दोबारा भी कर सकते हैं अगर आज सीज फायर ईरान कर ले तो। हम्म। आई थिंक वो डिग्री ऑफ एश्योरेंस या साउंड गारंटीज मांगना उसका हक। अच्छा खालिद साहब, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हमने देखा कि बड़े पैराए पर यह आवाजें उठना शुरू हो गई कि इस जंग में अमेरिका ने हमें छोड़ दिया और इसराइल के लिए ये जंग अमेरिका ने शुरू की और इसका नुकसान हमें हो रहा है। तो क्या अब इस जंग के बाद मिडिल ईस्ट कंट्रीज ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि अपने दिफा के लिए खुद इन्हिसारी ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि अमेरिका पर इन्हिसार किया जाए? एब्सोल्युटली ठीक कह रही हैं आपको। अमेरिका तो दुनिया में जहां भी गया है उसके तकरीबन 702 एयर बेसिस हैं या सैटेलाइट्स हैं दुनिया में। रूस के हम्म। सिर्फ 5 हैं और चीन का सिर्फ एक है जिबूती में। तो अमेरिका ने तो 702 फुटप्रिंट बनाए ही इसलिए हैं कि वो अपनी रीजनल डोमिनेंस चाहता है। डिगो हम्म। गार्शिया हो या कोई और बेसिस हो, गुआम हो, तो सब के सब अमेरिका ने आउट ऑफ देयर ओन मेन सॉइल से दूर बनाने का उनका मकसद तो अपना था। लेकिन उन्होंने हम्म। इंप्रेशन ये दिया था, ये एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी उन लोकल मुल्कों में ये पैदा की थी कि हम आएंगे तो तुम्हें सिक्योर करेंगे और अगर हम ना हुए तो फलां मुल्क भी हमला कर देगा, फलां भी जिनी है, फलां भी मॉन्स्टर है। तो डरा के उन्होंने यहाँ पे फुट होल्ड ले लिए। और इतने स्ट्रांग, जाहिर है बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो अरब मुल्क खासतौर पर खुद फंड करते हैं हमको। जितने ड्रोन्स और बिल्कुल। मिसाइल्स और जितने पैट्रियट मिसाइल्स हैं, टोमाहॉक जितने इंस्टॉल हुए, वो पेमेंट तो वो मुल्क करते हैं। तो अभी भी हम्म। आप एक और चीज नोट करें कि अमेरिका ने पहले 100 घंटे के अंदर $3.87 बिलियन खर्च दिए थे। अब आप इमेजिन जी करें जी बिल्कुल। 3.87 बिलियन अगर 100 घंटे में खर्च कर दिए, इसके अंदर $287 मिलियन तो सिर्फ 3 F-15 की प्राइस थे जिन्होंने खुद मार दिए थे। तो जितनी ये एक्सपेंड हो रहा है, जितना ये 3.87 बिलियन खर्चा था पहले 100 घंटे में, उसका सिर्फ 5% कांग्रेस से पहले का प्रायर डिफेंस बजट में अप्रूव था। 95% तो अभी इन्होंने जाकर काइंड ऑफ क्रेडिट पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्ट करना है, सारी जो जो एक्सपेंस है टुवर्ड्स यही अरब मुल्कों की तरफ फंड करेंगे कि जी हमने तो आपके लिए सारे मिसाइल चलाए हैं तो अब आप पैसे दें। तो आई थिंक ये हम्म। लेसन बहुत ड्रॉ कर लिया हुआ इन मुल्कों ने कि अमेरिका का यहाँ होना, एसेट कम था और लाइबिलिटी ज्यादा था। बिल्कुल। अच्छा तो अमेरिका से तो मायूसी हो गई, क्या रशिया और चाइना का किरदार हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में? क्या इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो सकता है अमेरिका के बाद? देखिए इस वक्त तो अगर कोई सबसे इत्मीनान में कोई शख्स है अगर कोई दुनिया का, तो वो प्रेसिडेंट पुतिन है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन के 3-4 इंटरेस्ट हैं इस जंग के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पहला उनका इंटरेस्ट सबसे हम्म। ज्यादा ये है कि सोवियत यूनियन के जमाने में सोवियत यूनियन को बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी। जब वॉर अफगानिस्तान में हो रही थी तो अमेरिका ने जाहिर है इनको वहां से निकाला था और उसके बाद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब रशिया भी ये चाहता है कि अमेरिका कमजोर हो, अपनी मिलिट्री माइट का वो जो मिथ है, उनका जो जोम है पूरी दुनिया में, वो डाउनग्रेड हो, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने देखा है कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो इस वक्त सबसे बड़ा दुनिया में रिजर्वायर जिसके पास है वो रूस के पास है। तो वो चाहते हैं कि हम्म। हमसे ऑयल खरीदा जाए, जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प कॉर्नर करते आ रहे थे कि नहीं रूस से कोई लेने दूंगा मैं किसी को। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया को भी अलाउ कर दिया और प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए केस टू केस वो अलाउ कर रहे हैं। तो रशिया बहुत खुश है कि उसको तेल के ऑर्डर मिल रहे हैं। रशिया ने एक बिल्कुल। और ऐड कर दिया कि मैं कैश पर दूंगा अगर आपको। तो कैश का मतलब ये है कि उसको यूक्रेन में पैसे चाहिए फौरी तौर पर जंग लड़ने के लिए, तो वो एक एडवांटेज है। तीसरा, रूस को एक और एडवांटेज ये हुआ है कि उसको शिपिंग लाइन पे उतनी सैंक्शन नहीं लगी। अमेरिका को तो सारे उनके जो प्रो हैं उनको तो ईरान रोक रहा है, बल्कि चाइना और दूसरे मुल्कों को कह रहा है कि वो अपना ऑयल ले जा सकते हैं, तो एक और एडवांटेज पोजिशन है।